तो लास्ट क्लास हम लोग क्या बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये दो टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका कनेक्टेड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोलता था, अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, ये होता था। और अगर हमारे पास P B व्हेन A ऑकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता था, P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A, ये होता था। अब इसको थोड़ा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, दिस वन विल बी इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B is equal to P of A when B occurred into probability of B, ये मिलेगा। और अगर इसको भी थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, P A इंटरसेक्शन B is equal to P of B when A occurred into P of A, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, यही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ B शुड बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये अगर कंडीशन हो गया तब ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने का मतलब, मान लो यहां पे हमारे पास कितने इवेंट्स थे, 2 इवेंट्स थे A और B। अब मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए, इफ देयर आर n नंबर ऑफ इवेंट्स, n नंबर ऑफ इवेंट्स, मान लो मैं उसको डिक्लेयर करता हूं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, तब आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN, अगर ऐसा हो दैट विल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of A1 into probability of A2 when A1 occurred into probability of A1 when probability of A2 when A1 occurred into probability of A3 when A1 intersection A2 occurred into probability of A4 when A1 intersection A2 intersection A3 occurred dot 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 probability of AN when A1 intersection A2 intersection A3 dot 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 AN occurred। ये आपका फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा जब 2-3 इवेंट्स होंगे, ठीक है। पहले इतना लिख लो फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे AN नहीं AN-1 होगा। चलो मान लो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल एंड 15 ब्लैक बॉल। मतलब एक बैग है जिसके आर पार आप देख नहीं सकते, मतलब एक ओपैक बैग है और उसमें मैंने 10 व्हाइट बॉल डाल दिए और 15 ब्लैक बॉल डाल दिए,
ठीक है। 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन, मतलब पहले आपने हाथ डाला, एक बॉल निकाला, दूसरी बार आपने हाथ डाला और एक बॉल निकाला। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आप कंडीशन अलग लगाओगे या फॉर्मूला अलग लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जब आप पहले हाथ डाले, एक बॉल निकाले, देखा क्या कलर है, उसको साइड में रख दिया, फिर और एक बॉल निकाले, उसको फिर से रख दिया। अब यहाँ पे 2 केसेस हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब मैं क्या करूंगा, बॉल निकाला, देखा, उसको साइड में रख दिया, फिर और एक बॉल निकाला। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है, अगर यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट दिया होता। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले मैंने एक बॉल निकाला, देखा कौन सा कलर है, फिर से उसको उसी बैग में डाल दिया, मैंने फिर से बॉल निकाला। तो 2 कंडीशन में अलग अलग कंडीशन, मतलब जो लॉजिक है अप्लाई होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। जब आप पहला बॉल निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बॉल व्हाइट हो और दूसरा बॉल जो निकाले वो ब्लैक हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे मुझे क्या कितने इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स करने हैं, 2 इवेंट्स करने हैं। पहली बार एक बॉल निकाला और वो व्हाइट होना चाहिए, तो वो एक इवेंट हो गया। दूसरे बार मैंने हाथ डाला, बॉल निकाला, तो दूसरा बॉल ब्लैक होना चाहिए, तो ये दूसरा इवेंट हो गया। चलो, तो लेट द इवेंट्स बी, ए आपका हो गया गेटिंग ए व्हाइट बॉल, और बी आपका मान लो हो गया गेटिंग ए ब्लैक बॉल। ठीक है, एक व्हाइट बॉल मिला और एक ब्लैक बॉल मिला। अब हमें चाहिए क्या, अगर थोड़ा क्वेश्चन को लिटरली पढ़ें तो हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। मतलब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट। यहां पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, मतलब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड कब आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। चलो इतना भी लिटरली लिख देता हूं, ए एंड बी। ए क्या है, गेटिंग ए व्हाइट बॉल, बी क्या है, गेटिंग ए ब्लैक बॉल, वही हमें चाहिए ना। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज व्हाइट बॉल एंड सेकेंड इज ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज व्हाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड का मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा या नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला हमें क्या पता है। अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला भी याद नहीं है, कंडीशनल थ्योरम का तो प्रोबेबिलिटी याद होगा। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, क्योंकि ये कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि पहले हम व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये निकालना चाहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, बी सॉरी यहां पे हम क्या निकालना चाहते हैं, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग ए ब्लैक बॉल व्हेन व्हाइट बॉल इज ऑकर्ड। व्हाइट बॉल इज, पहले व्हाइट बॉल निकालेंगे ना, तो पहले व्हाइट बॉल निकल गया होगा ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग ए ब्लैक बॉल व्हेन ए ऑकर्ड, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला याद है, सॉरी ए ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, ये होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, गेटिंग ए व्हाइट बॉल। टोटल बैग में बॉल कितने हैं,
25 और व्हाइट बॉल कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 10/25 होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप बॉल निकालोगे 10 बॉल में से तो व्हाइट निकलेगा ना, और टोटल बॉल कितना हो गया 10 + 5 15 25, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 10/25। समझे कैसे हुआ, तो 10/25 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 होगा या नहीं होगा, होगा, ये मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड ये निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, तू कौन बुझी पार्ल ना मत सेटा कह, अच्छा पुणी स्टार्टिंग बुझ, चलो क्वेश्चन क्या बोला है, एक बैग में 10 व्हाइट बॉल है और 15 ब्लैक बॉल है, ये क्वेश्चन है। मतलब एक बैग में 10 ब्लैक बॉल है और 10 व्हाइट बॉल है और 15 ब्लैक बॉल है, उसमें से एक बॉल निकाला गया, उसके बाद और एक बॉल निकाला गया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला बॉल आप जब निकालोगे वो व्हाइट होगा, उसके बाद जो बॉल निकालोगे वो ब्लैक होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने यहां पे 2 इवेंट कैरी किए, एक है इवेंट ए, दूसरा है इवेंट बी। इवेंट ए क्या हो गया आपका, गेटिंग ए व्हाइट बॉल, मतलब पहला बॉल हम क्या निकाल रहे हैं व्हाइट बॉल, दूसरा बॉल हम क्या निकाल रहे हैं ब्लैक बॉल। तो रिक्वायरमेंट हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट बॉल एंड सेकेंड इज ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना हो गया 2/5, ये कैसे हुआ समझ में आया। उसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when A occurred। probability of B when A occurred का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, probability of getting a black ball in the second round when a white, पहले एक white ball निकल चुका हो, ये है ना लिटरल मीनिंग इसका। तो probability of B when A occurred कितना हो जाएगा 15/2/5। टोटल ब्लैक बॉल कितना है 15 है, 15, और टोटल बॉल बैग में बचा कितना, जब आप पहले एक बॉल निकाल चुके हो तो उसके बाद बैग में बचा कितना 24, तो 15/24। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहले आपने व्हाइट बॉल निकाला उसको फिर से बैग में थोड़ी डाला है, नहीं, तो 25 में से बचेगा कितना, एक बॉल अगर पहले निकाल दिए हो 24, तो 15/24 हुआ, समझे। अब ये दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 15/24, तो कटा तो 3 12 1/4, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना हो गया 1/4। समझे या नहीं समझे, समझ में आया कैसे करना है, पक्का लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में ये कार्ड वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, if the card drawn is not replaced after the first draw। यहां पे हमारे पास 2 इवेंट आ गए, 2 इवेंट आए या नहीं है, पूछोगे कैसे 2 इवेंट, ईच ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज, 2 बार ड्रॉ किया गया, तो कितने इवेंट आ गए 2 इवेंट। पहला इवेंट क्या होना चाहिए, जो कार्ड है वो डायमंड होना चाहिए, और दूसरा ड्रॉ क्या होना चाहिए, वो भी डायमंड होना चाहिए। तो 2 इवेंट आ गए, मान लो ए और बी, ये है गेटिंग डायमंड इन फर्स्ट ड्रॉ, और दूसरा आ गया
गेटिंग डायमंड इन सेकेंड ड्रॉ। अब यहां पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों डायमंड होने चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दो कंसेक्यूटिव ड्रॉ में दोनों डायमंड होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। चलो, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, क्योंकि पहले जो हम कार्ड निकालेंगे वो भी डायमंड होगा ना, क्या पी ऑफ बी, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, ये अगर निकाल रहे हैं, मतलब पहला ड्रॉ हमारा डायमंड है, दूसरा ड्रॉ हमारा डायमंड होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड का फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये होगा। चलो अब निकालते हैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, एक पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, 52, तो 52 आ गया नीचे, और कितने डायमंड्स होते हैं, डायमंड एक सूट है, तो कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13/52 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4, ये हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, मतलब दूसरा कार्ड भी डायमंड होना चाहिए जब पहला कार्ड डायमंड हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, मतलब मैं जब फर्स्ट एक कार्ड निकाला हूं, दूसरा कार्ड जब निकालूंगा तो पहला कार्ड डेक में वापस नहीं रखा हूं, मतलब समझ रहे हो, मान लो ये आपका कार्ड है, ठीक है, क्या बोला है इसका, इस स्टेटमेंट का मतलब, इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, मतलब पहला ड्रॉ मैंने किया, एक कार्ड निकला, वो डायमंड है, ये अभी हालांकि डायमंड है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मान लो ये डायमंड है, इसको निकाल के रख दिया। अब दूसरा कार्ड निकाला तो ये भी डायमंड होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो जब पहला कार्ड मैंने निकाल के रख दिया तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड बचा कितना, 51 कार्ड बचा, और टोटल डायमंड कितना बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि पहले जो मैंने निकाला था वो भी एक डायमंड ही था, तो अगर डायमंड निकल गया, 13 में से एक डायमंड निकल गया और उसको मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, तो बचेगा कितना, 12 कार्ड बचेगा, तो 12 ये आ गया। समझे या नहीं समझे? अब वैल्यूज पुट कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 1/4 इंटू 12/51, तो ये कटा, तो ये 3 ये कटेगा 1/7, तो 1/17, तो प्रोबेबिलिटी हमारा कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/17। समझे या नहीं समझे? पक्का? लिख लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग में 3 अलग अलग कलर के बॉल्स हैं और उसके कुछ रेस्पेक्टिव नंबर्स आपको गिवन है। क्या पूछा है, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने 4 बॉल हाथ डाल के रैंडमली निकाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल व्हाइट बॉल, मतलब मैंने जो 4 बॉल निकाला वो चारों के चारों क्या होने चाहिए,
व्हाइट होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने व्हाइट दिया है, हो सकता है आपको मिल जाता है रेड बॉल, हो सकता है आपको ऑल ब्लैक बॉल, या फिर हो सकता है 2 व्हाइट 2 रेड बॉल। करने का जो तरीका होगा वही सेम तरीका होगा। पहला क्या करना है, पहले हमें इवेंट्स डिफाइन करने हैं। कितने इवेंट्स होंगे, 4 इवेंट्स होंगे, क्योंकि मैंने 4 बॉल निकाले हैं, है ना, 4 बॉल निकाले तो 4 इवेंट्स हुए। 5 बॉल निकालता 5 इवेंट्स होते। तो 4 इवेंट्स लेट मान लो क्या क्या हो जाता है, A, B, C और D। ठीक है, ये 4 इवेंट्स हो गए। अब 4 इवेंट्स में पहला वाला क्या है, व्हाइट बॉल, व्हाइट इन फर्स्ट ड्रॉ, फिर व्हाइट इन सेकेंड ड्रॉ, फिर सी में व्हाइट इन थर्ड ड्रॉ, और डी क्या है, व्हाइट इन फोर्थ ड्रॉ। अब यहां पे अगर 2 व्हाइट 2 रेड बोलता तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, पहला 2 व्हाइट फिर 2 रेड। अगर 2 रेड 2 व्हाइट पूछता, पहला 2 रेड दूसरा 2 व्हाइट। अगर ऑल रेड पूछता तो सारे रेड, ऑल ब्लैक बोलता तो सारे ब्लैक, या एक ऐसा बोलता एक बॉल व्हाइट, एक बॉल रेड, एक बॉल ब्लैक, तो 3 इवेंट्स होते। तो करने का तरीका वही है, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन में, इसमें से बहुत मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, तरीका वही है करने का। ठीक है, चलो अब यहां पे मुझे चाहिए क्या, यहां पे मुझे चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल व्हाइट बॉल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ये पूछा है, A भी व्हाइट होना चाहिए, B भी व्हाइट होना चाहिए, C भी व्हाइट होना चाहिए, D भी व्हाइट होना चाहिए, और बीच में एंड लगेगा क्योंकि ऑल है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? अब इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, अगर n नंबर ऑफ इवेंट्स हो, n नंबर ऑफ अगर इवेंट्स हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इधर देख लो, फॉर्मूले में कंफ्यूज हुए होगे तो इधर देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो हो गया ना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A ऑकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन A इंटरसेक्शन B ऑकर्ड, क्योंकि ये दोनों होने के बाद ही C होगा ना, हाँ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऑकर्ड। ये फॉर्मूला बताया था, अगर मैं वहां पे 1 2 3 4 और n के फॉर्म में बताया था। यहां पे समझ में आया क्या करना है? मतलब अभी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, B व्हेन A ऑकर निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा? A क्या इवेंट है? व्हाइट इन फर्स्ट ड्रॉ। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया? 20 और व्हाइट बॉल कितने हैं? 5। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4। ये हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A ऑकर्ड, मतलब B व्हेन A ऑकर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? गेटिंग ए सेकेंड ड्रॉ, जब पहला बॉल व्हाइट हो गया हो, तो मतलब कितना बचेगा बॉल टोटल? अब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो मतलब 20 बॉल में से मैंने एक बॉल निकाल दिया जो कि व्हाइट है, तो बचा कितना बॉल? 19 बॉल बचा। और व्हाइट बॉल कितना बचा? 4 बचा। 5 में से पहला बॉल निकाल दिया है ना, तो 4 हो गया, 4/19 ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ
सी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी ऑकर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 19 बॉल था, सेकेंड बॉल निकाल दिया, अब थर्ड बॉल निकालने जा रहे हैं। जब अब इसको इमेजिन करो, फॉर्मूले से कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो इमेजिन करो, पहला बॉल निकाल दिया, बचा कितना, 19 बॉल, जो कि पहला बॉल व्हाइट था, दूसरा बॉल निकाले वो भी व्हाइट था, उसको अलग कर दिया, बचा कितना, 18 बॉल। 18 बॉल में से कितने व्हाइट बचे, 3 बचा, तो कितना हो जाएगा, 18 नीचे और 3 व्हाइट बॉल। उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑकर्ड। अब 3 बॉल बचा था और 18, 3 बॉल निकाल चुके हैं। अब चौथे बार हाथ घुसाए, तो चौथे बार जब बॉल बैग के अंदर हाथ घुसाए तो कितना बॉल तब बचा होगा, 17 बॉल, क्योंकि पहले से मैं 3 बॉल निकाल चुका हूं, तो बचा कितना है, 17 बॉल। 17 बॉल में से व्हाइट बॉल कितना बचे, और 2, क्योंकि पहले से मैं 3 व्हाइट निकाल चुका हूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2 व्हाइट बॉल बचे हैं, तो 2/, ये हो गया। अब इन सबको यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4/19 इंटू 3/18 इंटू 2/17, तो 4 से 4 गेट्स कैंसिल, 2 से ये जाएगा तो 9, 3 3 जा, तो बचा कितना हो जाएगा, 19 इंटू 17 इंटू 3, 969। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे कैसे हो रहा है, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा हो तो इमेजिन करना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत टेस्ट होती है। अगर आप देखो एग्जाम हॉल में तो बैग और बॉल लेके जाके बैठोगे नहीं ना, तो इमेजिन करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, और क्या इमेजिन करोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे। क्वेश्चन पढ़ते वक्त इमेजिन करो फिर डालो, हो जाए। अब देखो बुक में, अब बहुत सारे बुक में जाओगे देखोगे कि यहां पे मैंने जो किया हुआ है इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से यूज किया जाता है। जनरली जो भी 3 क्वेश्चन हमने किए हम उसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन अभी घुसा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम लोग भूल गए होगे। अगर कहीं पे जरूरत पड़ा, जब ज्यादा जरूरत पड़ा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, तब मैं कॉम्बिनेशन घुसाऊंगा, ठीक है। ऐसे करने पे भी कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन पे भी करोगे तो आंसर वही सेम आएगा, और ऐसे भी करोगे आंसर वही आएगा, ठीक है। समझे, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए सैंपल स्पेस ए एस। मान लो एक सैंपल स्पेस है, उसमें 2 इवेंट्स है, ठीक है। 2 इवेंट्स है, मतलब जैसे लास्ट क्लास हम क्वेश्चन कर रहे थे कि 3 कॉइन एक साथ टॉस किया गया या फिर 2 कॉइन एक साथ टॉस किया गया, उसमें हमें एक इवेंट ए मिला था और एक इवेंट बी मिला था। याद आ रहा है, ए में 1 3 5 था, दूसरे में 3 5 था, सी में 1 2 4 5 था, कुछ ऐसा था। डाइस का क्वेश्चन था, प्लस उसके साथ हेड एंड टेल के क्वेश्चन भी किए थे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी होगा ना, वो हमेशा 0 और 1 के बीच का वैल्यू होगा, हमेशा। ये प्रॉपर्टी आपको किस में मदद करेगा, कि आपको चेक करने में मदद करेगा कि जो आपने सॉल्व किया है वो आपका सही है या गलत है। हमेशा याद रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी आएगा ना, वो 0 होगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, वो उसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 से ऊपर जा नहीं सकता। अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, मान लो एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। एक कॉइन को टॉस किया, मेरे आउटकम कितने हैं, 2। तो अगर मैं टोटल आउटकम कितना हो गया, 2। डिनोमिनेटर में हमेशा ऑल आउटकम होता है सर, और ऊपर क्या होता है, मान लो क्वेश्चन है 1 हेड, तो 1/2, 1 टेल, 1/2, बोथ हेड एंड टेल, तो 2/2, 1। अब एक ही इवेंट में 3/2 तो नहीं आएगा ना,
क्योंकि 3 तो हम बना ही नहीं सकते। अब तुम्हारे पास मान लो खाने के लिए एक आइसक्रीम, एक वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम है और एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम है, ठीक है, और तुम्हारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है कि खुशी आइसक्रीम ना सुनेगी क्या मांडू से दे खाओ तो लगी है। अब अगर ये 2 फ्लेवर तुम्हारे पास है, क्या तुम वैनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी खा सकते हो? तुम्हारे पास है वैनिला और चॉकलेट, क्या तुम वैनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तीनों खा सकते हो? स्ट्रॉबेरी कहां से लाओगे? पिछवाड़े से निकालोगे? मेरे मुंह तो वैनिला स्ट्रॉबेरी चॉकलेट तीनों है ना, खाली वैनिला और चॉकलेट है, हम दोनों खा सकते हैं। आपके पास दोनों, आपके पास मौजूद है वैनिला और चॉकलेट, ठीक है। क्या आप, मेरा क्वेश्चन सुनो, तुम्हारे पास मौजूद है वैनिला और चॉकलेट, क्या तुम वैनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी खा सकते हो? स्ट्रॉबेरी तो है ही नहीं, खाओगे कहां से? तो क्या वो पॉसिबल है? वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। तो जब भी कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा उसका वैल्यू हमेशा, आइदर आप कुछ नहीं खाओगे, खाओगे तो एक फ्लेवर खाओगे, या फिर खाओगे तो दोनों फ्लेवर खाओगे। 2 में से 3 फ्लेवर तो खा नहीं सकते ना, 2 में से 3 फ्लेवर खा सकते हो? पॉसिबल है? नहीं है। तो जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, समझे? उसके बाद if A is an event associated with the sample space S, then probability of S when A occurred, मतलब अगर मान लो एक सैंपल स्पेस है जिसमें 1 2 3 और 4 है, ये सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस पता है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होता है, और जो A हो गया, मान लो जो इवेंट हुआ उसका जो सेट है वो भी मान लो 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। जो इवेंट हुआ वो भी 1 2 3 और 4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन ए ऑकर्ड क्या हो जाएगा? इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 4, 4 by 4 कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए ऑकर्ड 4 by 4 1। तो हमेशा अगर एक इवेंट ए है जो एसोसिएटेड एक सैंपल स्पेस से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन ए पूछा है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए ऑकर्ड है, तो वैल्यू कितना होगा? 1। अब तीसरा, मान लो आपके पास 2 इवेंट है ए एंड बी, ठीक है, और वो एक सैंपल स्पेस से एस से एसोसिएटेड है, तो और एक तीसरा इवेंट आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एक तीसरा इवेंट आ गया सच दैट पी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0 नहीं है, तो उसके लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, sorry, probability of A union B when C occurred will be equal to probability of A when C occurred plus probability of B when C occurred minus probability of A intersection B when C occurred। ये एक थ्योरम है। दूसरा, ये इसको जरा समझना, यहां पे मैंने ए बार लिखा हुआ है, देखो ए बार, इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक सैंपल स्पेस है एस जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। मान लो ए आपका एक इवेंट हो गया जिसमें आपका आ गया 2 3, तो ए बार आपका क्या हो जाएगा? ए बार का मतलब होता है जो ए में नहीं है, तो ए में क्या नहीं है? 1 4 है ना। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ए प्लस ए बार, तो मुझे क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं, इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए कितना मिलेगा? 2 by 4, 2 by 4। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मुझे कितना मिलेगा? 2 by 4 मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अगर मैं, यह तो एक तो चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मैं ऐसे निकाल सकता हूं डायरेक्ट ऐसे काउंट करके, या फिर क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को ऐसे निकाल सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 2 by 4, तो 1 माइनस
1/2 कितना बचा? 1/2 बचा, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 4 था, 2 कर लिए इसलिए हो गया होगा। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लो यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लिया 5, और जो ए बार यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 145। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1/2। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाना चाहिए अगर काउंट करें तो? 3/5 ये होना चाहिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऐसे निकालूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? सॉरी, हाँ एटा चेंज हो 1/5, 2/5 सॉरी 2/5। क्यों 2/5? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है, तो 2/5 होगा। अब अगर 1 माइनस 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, वही सेम चीज आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। समझ आया या नहीं है? मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, या फिर 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दो तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मिल जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? ए ऑफ ए बार रैंडम नंबर्स में, हाँ ए रैंडम नंबर्स मतलब जो इसमें से, अब देखो इसको ये इतना समझ में है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, ठीक है। मान लो एक डाइस रोल किया गया, ठीक है, डाइस रोल किया गया तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ऑड नंबर, नॉट गेटिंग ए ऑड नंबर, ठीक है। मतलब यहां पे क्या पूछा? या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर अगर नहीं है तो अल्टीमेटली बचा क्या? इवन नंबर। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कैसे निकाल सकता हूं? मान लो इवन नंबर क्या हो गया? ए हो गया आपका इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। आप ऐसे तो कर सकते हो। अगर मैं ऐसे ना करके उसको दूसरा तरीके से जाऊं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या हो जाएगा? मैंने ए क्या लिया? ए, ये अलग पार्ट है, ये और वाला कंडीशन है। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ऑड नंबर। तो मैं यहां पे ए ले लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर। गेटिंग ए ऑड नंबर कितना हो जाएगा? 1, 3 और 5 ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट गेटिंग। तो मतलब नॉट गेटिंग का मतलब ए बार हो जाएगा। ए अगर गेटिंग ए ऑड नंबर है तो ए बार क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, नॉट गेटिंग ए ऑड नंबर। तो ए बार क्या है? नॉट गेटिंग ए ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? वी आर गेटिंग ए ऑड नंबर विच इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ऑड नंबर कितना हो गया? 1/2। और यहां से भी अगर हम निकाले थे वो भी आंसर कितना आ रहा था? अब नाक को ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा के पकड़ो, ये घुमाने वाला पार्ट है, लेकिन इसको हम यूज करेंगे। आपको जो छोटे छोटे प्रूफ के क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो क्वेश्चन में ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना जरूरी है, नॉट वाला कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो? समझे नॉट वाला कॉन्सेप्ट क्या है?
पक्का? अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 3, उसके बाद और 2, ठीक है? चलो, क्या बोला है क्वेश्चन? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, है ना? चलो, मुझे यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, क्वेश्चन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है 0.8। अब मुझे चाहिए क्या? बिट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड। अब ए व्हेन बी ऑकर्ड का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो, यहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता। पता है? नहीं पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला एडिशन थ्योरम में बताया था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पता है? अब इसमें से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाऊं तो मुझे कितना मिल जाएगा? ए यूनियन बी के जगह पे 0.8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? कितना होगा? 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6, ये हो जाएगा? नहीं समझ में आया? इन दोनों का वैल्यू डाला और इस तरफ ले आया, तो ये माइनस ये, तो कितना हो जाएगा? 0.8 माइनस 0.6511 1.1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा? 0.3 which is equal to minus 0.3, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 0.3। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0. which is equal to कितना हो जाएगा? 1/2। उसके बाद बिट 2 क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कितना आया? 0.3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.5, विच इज इक्वल टू 3/5। समझे कैसे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड इज 0.5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आसान है। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आपको गिवन है 0.7। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आपको 0.7 गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। होगा या नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.7 0.3। किमती जान किम सब्सट्रैक्शन जान तो फ्रैक्शन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको क्या गिवन है? 0.7। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 0.5। मतलब यहां से मैं इंटरसेक्शन का फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकता हूं, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे कितना मिल जाएगा? 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 0.3, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.15। तुमको गाँव में मैथ्स पढ़ुल बे पॉइंट पर 1.5 पढ़ा जाए जान 0.15 चला जा थोड़ा नर्सरी पढ़ी आसू।
0.15 ये होगा। चलो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कितना है, क्या कितना निकला 0.15 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.7। सॉल्व करने पे कितना आएगा 15/7 जानी थी 15/7 हाँ तो साला मारी गाला फटे देबे 15/7 केमती बे अबे मूर्ख चोदा ऊपर दीटा डेसिमल प्लेस अच्छी बोधे ये कौन 15/70 5 से काटो तो 3 ये हो जाएगा कितना 1 और 4 3/14 ये होगा 15/7 तो यही नहीं कहली प्रोबेबिलिटी केबे 0 रू 1 भितर रहिबो प्रोबेबिलिटी 1 रू बड़ केबे होबो नहीं 15/7 1 रू बड़ हो नहीं ये वो ऐसे ही आता है फोन चल जियो। ये बिट 1 था, बिट 2 क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7 माइनस 0.7 कितना है 3/14 3/14 का 0.15 ये होगा कितना हो गया 0.7 प्लस 0.3 कहते ना 0.1 श्योर 1 माइनस 0.15 कहते 0.85 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। चलो कर लिया कंसिडर। फिर इफ द कॉइन सोज हेड टॉस इट if coin shows head toss it again but if it shows tail then roll a dice। रो नहीं वे मैं क्या लिखा हूं रोल ए डाई। अब इसका मतलब क्या है कॉइन टॉस किया गया अगर हेड आया सब चंगा सी और अगर टेल आया तो आपको डाई रोल करना है। ठीक है क्वेश्चन का मतलब ये तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। चलो पहले इसको समझते हैं ये बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है वो बाद में देखेंगे पहले इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं। दो कंडीशन आएंगे इसको जरा समझना एक होगा हेड दूसरा होगा टेल होगा या नहीं होगा। जब हेड आया तब हेड ही होगा और हेड आया और कितना कंसिडर टॉसिंग ए कॉइन ना तो जब हेड आया तो हेड ही रहेगा लेकिन जब टेल आएगा तो मुझे क्या करना होगा एक डाई रोल करना होगा। मान लो तो क्या क्या हो जाएगा T1 T2 जब T आएगा T3 T4 T5 T6
ये होना चाहिए, क्योंकि जब भी टेल आएगा तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक नंबर आएगा, तो मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा S, वो क्या क्या हो जाएगा, हो सकता है T1 आ जाए, T2 आ जाए, T3 आ जाए और T4 आ जाए, T5 आ जाए और T6 आ जाए, और उसके साथ साथ अगर हो सकता है हेड ही हो, अगर हेड हो रहा है तब हमें और तो डाई को रोल करने की जरूरत नहीं है ना। और एक दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी होगा, हेड और टेल, मतलब एक हेड जब आएगा तब तो ये कंडीशन है, जब एक हेड आएगा तब ये कंडीशन होगा, जब टेल आएगा तो ये सारे कंडीशंस होंगे। लेकिन टेल आने के साथ साथ आपको डाई के लिए तो डाई का इसके साथ मैच करवाया, लेकिन सिर्फ टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी वो भी तो मैच करना है, उसका भी तो आउटकम लेना है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो टेल जब आया ये सब बना, मानता हूं। अब ये वाला जो हेड का प्रोबेबिलिटी है वो इसका हेड आने पे ये इसका प्रोबेबिलिटी है ना, तो जब ये कंडीशन होगा तब ये इसका प्रोबेबिलिटी भी तो कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा HT। समझे या नहीं समझे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लो। समझे या नहीं समझे? तो सैंपल स्पेस हमारा ये बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। मतलब जो डाई होगा वो 4 से बड़ा नंबर होगा और एक टेल होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड क्या हो जाएगा 1/2। मैं इधर ही डायग्राम में बना दे रहा हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल क्या हो जाएगा 1/2 होगा या नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे टोटल नंबर ऑफ ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, हेड के लिए कितना आ जाएगा 2/8, तो 1/4। इसके लिए भी 1/4, इसके लिए भी 1/4 होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, कितने सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउटकम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पे कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/12। इसके लिए भी 1/12, इसके लिए भी 1/12, इसके लिए भी 1/12, इसके लिए भी 1/12। इस सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए सारे इवेंट्स का। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 कौन सा है, ये और ये ग्रेटर देन 4 है ना, सॉरी हाँ 5 और 6 ये है। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 2 इवेंट है यहां पे, ग्रेटर देन 4 एक इवेंट, दूसरा एटलीस्ट 1 इवेंट 1 टेल। तो लेट मैं मान लेता हूं ए ग्रेटर देन 4 और बी एक इवेंट एटलीस्ट 1 टेल। पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, क्योंकि क्वेश्चन क्या है गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, तो बी एटलीस्ट 1 टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 4 ग्रेटर देन 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? एटलीस्ट वन टेल क्या हो जाएगा? अगर इन सबको ऐड कर दे कितना होगा? 6/12। 6/12 मतलब 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 ना, हाँ ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड ग्रेटर देन 4 कितना है? 1/12 प्लस 1/12 है ना, ग्रेटर देन 4 ये दोनों है, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? सॉरी 1/12 प्लस 1/12 2/12 मतलब 1/6। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? एटलीस्ट वन टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? क्या क्या टोटल सैंपल स्पेस कितना है? कौन सा है? ये वाला। और एटलीस्ट वन टेल कहां पे है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो कितना हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी गेटिंग h/t कितना है? 1/4 प्लस इन सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करो तो मतलब 1/2 इंटू 6 मतलब 6/12 प्लस और कहां पे इतना ही है ना, इधर इन 1 2 3 4 6 और इसके साथ बस है, तो कितना हो जाए? ये हम निकाल रहे हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? कि क्या है? एटलीस्ट वन टेल मतलब एक तो यहां पे आ रहा होगा 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी है, तो 1/4 प्लस इन सबका मतलब 6/12 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 3 प्लस 6 9/12 विच इज इक्वल टू कितना? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिल गया? यहां पे डाल दो 3/4, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू 4/3। तो ये हो गया 3 ये 2 तो 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड कितना हो जाएगा? समझे या नहीं समझे? क्या हुआ? नहीं समझ में? यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हो रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हम कर रहे हैं। क्या? अगर हेड आया तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर टेल आया तो हमें ये करना है, एक डाई को रोल करना है। तो इन दोनों का मिक्सचर ये है। अब यहां पे मैंने जो ये प्रोबेबिलिटी सारे निकाले हैं उसको मैं अलग से लिखा नहीं हूं, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है। मैंने बस डायग्राम में आपको करके बता दिया है, ठीक है? मतलब क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा लिखना है, मैं बता दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ h ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग h ये पहले ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल 1/2 जो निकाला, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग h एंड h, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग h एंड t, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कॉमा 1 ये इसका प्रोबेबिलिटी जो यहां से अलग अलग निकाले उसको निकालना है, फिर जाके ये करना है, ये इवेंट डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद ये करना है। समझे या नहीं समझे? पक्का? इसी के ऐसे क्वेश्चन हमें और करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, मुझे पता है दिमाग से ऊपर से गया होगा, और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी इसमें, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।